हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज हितेश जैन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गाउस के नियम का प्रयोग। मतलब अब हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर जा रहे हैं और यहाँ से हमें क्वेश्चन बोर्ड में डेफिनेटली मिलता है, जो 4 मार्क्स का पूरा 4 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन हमें यहाँ से मिल जाता है आराम से। और बहुत इजी एप्लीकेशंस हैं, इसमें हमें कोई ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इसमें बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश की दिशा। इस दिशा को अगर आपको निकालना आता है, निकालना आ गया है, तो फिर आप आसानी से गाउस के नियम की एप्लीकेशंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहली एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं। पहली एप्लीकेशन है गाउस के नियम से अनंत रेखीय आवेश या आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक रेखीय आवेशित तार लेते हैं और इस रेखीय आवेशित तार पर धनात्मक आवेश समान रूप से या सतत रूप से वितरित है। इस तार से लंबवत दूरी r पर कोई बिंदु P है, जहां पर मुझे क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सबसे पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आवेश का वितरण या आवेश की सममिति कैसी है। तो आवेश की सममिति रेखीय है, और अगर रेखीय आवेश की सममिति है तो फिर हम यहाँ पर एक वर्ड काम में लेते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। ये रेखीय आवेश घनत्व होता है लैम्डा इक्वल्स टू Q बाय L, यानी प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश आपका रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। तो हमने कहा कि इस रेखीय आवेशित तार का जो रेखीय आवेश घनत्व है वो लैम्डा है। अब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, किस नियम से, गाउस के नियम से। तो हम यहाँ पर गाउस का नियम अप्लाई करते हैं। देखिएगा, गाउस के नियम से, अच्छा सबसे पहले चीज, गाउस का नियम अप्लाई कब होगा, जब ये आवेश परिबद्ध होगा। ठीक है, बिना आवेश को परिबद्ध किए आप गाउस के नियम को लागू नहीं कर सकते। और मैंने आपको बताया था, आवेश को परिबद्ध करने के लिए हम एक काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसे गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। और ये गाउसियन पृष्ठ किसके आधार पर बनती है, यह आवेश की सममिति के आधार पर बनती है। तो यहाँ पर हमारा आवेश रेखीय है, तो इसकी सममिति के आधार पर, तो रेखीय आवेश जब वितरित होता है तो उसे परिबद्ध करने के लिए हम बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करने के लिए हम क्या करते हैं, एक L लंबाई और R त्रिज्या के बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की हम कल्पना कर देते हैं। अब चूंकि ये बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ कैसा है, सतत रूप में है, आवेश का वितरण इसमें कैसा है, सतत रूप में है। और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई सतत निकाय होता है तो हम उसे विविक्त भागों में तोड़ते हैं। तो हम इस बेलनाकार भाग को, बेलनाकार निकाय को 3 भागों में तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, क्योंकि कोई भी अगर बेलन होता है, जैसे ये बेलन है, हम ये कहते हैं कि ये कोई बेलनाकार सरफेस है आपकी। इस बेलनाकार सरफेस में ये वाला भाग प्लेन है, समतल है, ये वाला भाग समतल है और ये भाग वक्रीय है। तो यानी 3 सतह हो गई, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये प्लेन और ये कर्व्ड। तो किसी भी बेलनाकार सरफेस को जब हम विविक्त भागों में तोड़ते हैं तो हम उसे 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमें हमारे माइंड में सेटअप रखना है। तो अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, गाउस का नियम लगाते हैं यहाँ पर। तो गाउस के नियम से phi equals to closed integration E dot dA। ये क्लोज इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्लोज इंटीग्रेशन इस पूरी सरफेस को रिप्रेजेंट करता है, पूरी सतह को रिप्रेजेंट करता है। और जब ये पूरी सतह को रिप्रेजेंट करता है तो आपने पूरी सतह को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में, S1, S2 और S3। तो हम इस S को भी 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। देखिएगा, ये S1 E dot dA प्लस, अच्छा ये किसके इक्वल होता है, यहाँ पर समेशन Q बाय एप्सिलॉन नॉट। E dot dA E dot dA E dot dA, 3 सरफेस हो गई, S1, S2 एंड S3। डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट रिमूव कर दो। तो डॉट प्रोडक्ट रिमूव किया, S1 E dA cos थीटा, S2 E dA cos थीटा, S3 E dA cos थीटा। अब हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, इस थीटा एंगल की वैल्यू निकालना, कि E और DA के बीच का जो एंगल है थीटा वो कितना होगा। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मुझे किस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। तो मुझे किस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता देखनी है, P बिंदु पर।
ओके, पी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता देखनी है तो बार बार मैं आपको बताता हूं कि जिस बिंदु पर हम क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं वह परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं और परीक्षण आवेश की प्रकृति होती है धनात्मक। तो यहाँ पर धनात्मक परीक्षण आवेश जैसे ही तुम रखोगे, रखते ही क्या होगा, ये प्लस इस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा तो लगने वाले बल की दिशा इधर, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही होगी। आ रही है बात समझ में? इसी तरह से इस बिंदु P को उठाकर अगर मैं यहां रख देता हूं तो फिर ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, यानी क्षेत्र की दिशा इधर होगी। इस बिंदु P को उठाकर मैं यहां रख देता हूं तो ये इसे प्रतिकर्षित करेगा, क्षेत्र की दिशा इधर, मतलब दूरी r रहनी चाहिए। तो r दूरी पर आप इस सतह पर कहीं भी रखते जाओ, क्षेत्र की दिशा यूनिफॉर्म रहेगी, एक ही दिशा में रहेगी। तो E तो फिक्स हो गया आपका कि E तो हर जगह पर एक ही है। अब आपको DA देखना है। DA क्या होता है? हमेशा पृष्ठ के लंबवत, ठीक है। कोई भी खोखली पृष्ठ है, मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से समझिएगा, कोई भी खोखली पृष्ठ है तो खोखली पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश होता है, जैसे खोखली पृष्ठ है, इस खोखली पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो उसके केंद्र से लंबवत बाहर की ओर होगा। किधर होगा? केंद्र से लंबवत बाहर की ओर, खोखली सतह के लिए। और अगर सॉलिड है तो सॉलिड का तो परपेंडिकुलर आप आराम से निकाल ही सकते हो। तो इस बेसिस पे हम यहाँ पर DA की डायरेक्शन देखते हैं। तो अगर मैं S1 के लिए देखता हूं तो एक खोखला भाग है, यहां से DA किधर है? ऊपर की ओर, ठीक है। अगर ये ठोस भी होता तो ठोस में भी क्या होता? सतह के लंबवत ऊपर ही होता। इसी तरह से S2 में DA नीचे की ओर होगा, है ना। और S3 ये वाली सतह है तो DA इधर की ओर होगा। बात समझ में आ रही है? तो आपने तीनों में EODA की डायरेक्शन निकाल ली और EODA की डायरेक्शन निकालने के बाद में आप आसानी से अब उसका एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। अगर हम एंगल फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ E और DA के बीच में जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी है? 90 डिग्री। यहाँ E और DA के बीच में जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी है? 0 डिग्री। और यहाँ पर E और DA के बीच में जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी है? 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं तो हम क्या जानते हैं कि cos 90 की वैल्यू तो होती है 0 और cos 0 की वैल्यू होती है 1। यही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि S1 और S2 सरफेस के लिए तो आपका थीटा 90 हुआ, थीटा 90 होती है, ये क्या हो गया? 0। तो यानी मैं यहां पर डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं? 0, ठीक है। और S3 सरफेस के लिए, S3 सरफेस के लिए थीटा 0 है, थीटा 0 है तो cos थीटा क्या हो गया? 1, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ओनली EDA। बात समझ में आ रही है? S1 S2 के लिए 90 था तो 0 हो गया, S3 के लिए cos 0 1 था तो सिंपल EDA आ गया। अब इसको जब हम सॉल्व आउट करते हैं, अच्छा ये किसके इक्वल चल रहा है सारा? समेशन q बाय एप्सिलॉन नॉट। समेशन q की जगह हम कुल आवेश कितना मान लेते हैं? q। कुल आवेश क्या मान लेते हैं हम? q। तो अब इसे हम जब सॉल्व करते हैं तो सबसे पहली चीज हमने रेखीय आवेश घनत्व क्या लिया है? लैम्डा। लैम्डा क्या होता है? कुल आवेश बटा लंबाई। तो यहां से q की वैल्यू निकालना है हम, क्या रहेगी? लैम्डा है। मेरे पास यहाँ क्या बचा? सिर्फ EDA S3 सरफेस के लिए। तो यहाँ लिख दिया मैंने EDA इक्वल्स टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस Q की वैल्यू को लैम्डा L के फॉर्म में पुट कर दिया। अब ये E क्या है? E तो कांस्टेंट है क्योंकि हर बार डायरेक्शन क्या आ रही है? सेम। तो E तो यूनिफॉर्म हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो E को तो बाहर निकाल लिया। अंदर कौन बचा तुम्हारा? DA इक्वल्स टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर जब हम DA की बात करते हैं तो DA क्या होगा? DA होगा इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई RL इक्वल्स टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहां पर जब हम इसे और सॉल्व करेंगे तो और सॉल्व करने का क्या है आपका? L से L कैंसिल हो गया, ठीक। तो E इक्वल्स टू ये हो गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और चाहो तो वेक्टर लगा देंगे, क्या हो जाएगा? R कैप, ठीक है। इसको एक फॉर्म में हम और लिख सकते हैं, जैसा मैंने हालांकि उसको नोट्स में आपको डिफाइन नहीं किया है, लेकिन हम एक फॉर्म में और लिख सकते हैं और आप चाहो तो उसे डिफाइन भी कर सकते हैं, हम लोग नोट्स में भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर जब हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से जब हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R R के। तो कई जगह पर ये फॉर्म भी काम में आ जाता है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखें हम। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखते हैं हम? K। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2K लैम्डा अपॉन R R के। ये आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई है, किसके कारण से? अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण से। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ से बनता है 2K लैम्डा बाय R या फिर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R R के, ठीक है। अब जब हम यहाँ ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ प्लॉट करने में देखिएगा, यहाँ ग्राफ दो चीजों में हम प्लॉट कर सकते हैं।
एक ग्राफ तो हम प्लॉट करते हैं यहाँ पर E और डिस्टेंस R में, और एक ग्राफ हम प्लॉट करते हैं यहाँ पर E और आवेश, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा। अगर हम E और डिस्टेंस R पे ग्राफ देखते हैं तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है तो कैसा ग्राफ बनेगा? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर्व बनेगा। ओके, और अगर E और लैम्डा में रिलेशन देखते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।